तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम यहाँ पे अजय राउत जी की बुक को यहाँ पे देख रहे हैं। और अजय राउत की जो बुक है तो इस बुक से अभी तक हमने यहाँ पे 7 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज की यहाँ पे 8वीं क्लास है। और अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, शिवदेव जोशी को किस चंद शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो शिवदेव जोशी है। ठीक है, शिवदेव जोशी या इसको शिवदत्त जोशी दोनों एक ही है। तो इसको चंद शासक का संरक्षक किसने नियुक्त किया गया था, तो दीपचंद का। ठीक है, दीपचंद का संरक्षक इसको बनाया गया था। कुमाऊं का बैरमखंग, ठीक है, बैरमखंग या शिवदत्त जोशी या शिवदेव जोशी को कहा गया है। और शिवदत्त जोशी को कल्याणचंद के शासनकाल में ये आया था और उसके बाद इसको दीपचंद का संरक्षक बनाया गया था। ठीक है, कल्याणचंद ने इसको बख्शी की उपाधि दी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद राजा को फ्रांसिस हैमिल्टन ने गूंगा शासक कहा था। तो ये था दीपचंद को। ठीक है, दीपचंद को गूंगा शासक कहा गया है। किसने कहा है, तो फ्रांसिस हैमिल्टन ने कहा है। दीपचंद का जो शासनकाल है तो 1774 से लेकर 1777 इसका शासनकाल है। और दीपचंद के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि इसके शासनकाल में जब इसका शासन था तब यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, तो 1761 ईस्वी में होता है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। तो इसमें मराठों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, जब यहाँ पे मराठों के यहाँ पे युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध, तो दीपचंद ने यहाँ पे मराठों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बगवाली पोखर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो बगवाली पोखर का युद्ध होता है ललित शाह और मोहनचंद। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है और इसमें ललित शाह विजय होते हैं। बगवाली पोखर का युद्ध कब होता है, तो 1779 में होता है बगवाली पोखर का युद्ध। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को किसका दत्तक पुत्र बनाकर गद्दी पर बैठाया। दत्तक यानी कि गोद लिया हुआ। ठीक है, तो दीपचंद के। ठीक है, 1779 में प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का शासक बनता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र चंद राजा कौन था। तो ये था यहाँ पे मोहनचंद। ठीक है, मोहनचंद पहली बार दीपचंद को हटाकर गद्दी पर बैठता है 1777 से लेके 1779 तक बनता है। और इसके बाद 1786 से प्रद्युम्न शाह जब गढ़वाल चले जाते हैं तो 1786 से लेके 1788 तक ये पुनः कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे इसकी डिटेल हिस्ट्री चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद राजा को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शिवचंद को। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। देखो, चंद वंश का जो अंतिम राजा होता है वो होता है महेंद्र चंद। और इसके शासनकाल था 1788 से लेके 1790 तक इसका शासनकाल होता है। और 1790 में आप सभी को पता ही होगा कि कुमाऊं पर गोरखाओं का आक्रमण हो जाता है। ठीक है, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था, तो वो दिया था हर्षदेव जोशी ने। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने भेजा था, तो हर्षदेव जोशी ने भेजा था। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है। एक यहाँ पे युद्ध होता है महेंद्रचंद और गोरखाओं के बीच 1790 में। ठीक है, 1790 में युद्ध होता है। हवाला बाग का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। और इस युद्ध में महेंद्रचंद की हार होती है और गोरखाओं के शासन की यहाँ पे स्थापना हो जाती है। महेंद्रचंद जो था वो चंद वंश का अंतिम शासक था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है,
चंद वंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक सहयोग किसका मिला था? ठीक है, तो चंद वंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक सहयोग मिला था हर्षदेव जोशी को, क्योंकि गोरखा सेना को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए हर्षदेव जोशी ने ही इनको निमंत्रण भेजा था। ठीक है, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंदों के ताम्रपत्रों में प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी? तो जो भाषा थी नेपाली और मिश्रित कुमाऊनी। ठीक है, नेपाली मिश्रित कुमाऊनी भाषा का प्रयोग होता था चंदों के ताम्रपत्रों में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं के चंद वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद वंश का जो राज्य चिन्ह था वो था गाय। इसके अलावा ये राजधानी को क्या कहते थे? तो राजधानी को ये बोंगा राजपुर या राजधानी शब्द का प्रयोग करते थे राजधानी के लिए। महल को ये चौमहल कहा जाता था चंदों के शासनकाल। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा प्रहरी, इसको प्रहरी भी कहा जाता है, नामक कर्मचारी किस राजवंश से संबंधित थे? ठीक है, तो कोटाल व जो प्रहरी या प्रहरी होता था ये चंद राजवंश से संबंधित था। देखो जो चंदों का यहाँ पे राज्य प्रशासन था तो सबसे बड़ा यहाँ पे होता था राज्य। राज्य को इन्होंने मंडल में बांटा था। मंडल को यहाँ पे देश में बांटा जाता था। ठीक है, देश में मंडल को बांटा जाता था और देश को यहाँ पे परगने में बांटा गया था और परगने को फिर गर्क में बांटा जाता था और गर्क को फिर यहाँ पे गांव में बांटा गया था। जो यहाँ पे राज्य था, राज्य का जो प्रधान था, ठीक है, उसको राजा कहते थे। मंडल जो था ये राज्य के अधीन आता था। ठीक है, मंडल यहाँ पे राज्य के अधीन ये आता था। देश, तो जो देश था, देश तल्ला देश, मल्ला, डोटी या डोटी देश या पर्वत देश इसको भी कहा जाता था। ठीक है, जो परगने होते थे, परगने का जो प्रशासक होता था उसको सीकदार, ठीक है, उसको शीकदार या सरीदार भी कहा जाता था। जो गर्क होता था तो गर्क का जो प्रशासक था उसको नेगी कहते थे और जो गांव था, गांव का जो प्रशासक होता था उसको सयाना कहा जाता था। सयाना के अंतर्गत यहाँ पे आते थे पूरे 5-5 गांव। ठीक है, जो यहाँ पे सयाना होता था, सयाना के अंतर्गत यहाँ पे कम से कम 4-5 गांव आते थे और प्रत्येक गांव में एक एक प्रधान की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, और जो प्रधान होता था, प्रधान के अधीन आता था कोटाल तथा प्रहरी। ठीक है, जो यहाँ पे प्रहरी था, प्रहरी का जो काम होता था तो गांव की चौकीदारी व अनाज एकत्र करना, यानी कि कर के लिए अनाज एकत्र करना प्रहरी का काम होता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो कोटाल होता था, इसको कोताल भी कहा जाता है, तो गांव के लगान विषयक हिसाब किताब ये रखता था। ठीक है, गांव के हिसाब किताब, गांव के लगान का, ठीक है, गांव की लगान का हिसाब किताब रखता था कोताल। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पे राज्य प्रशासन व्यवस्था थी। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चंद काल का कुख्यात कारागार था, तो वो था सीराकोट। ठीक है, और चंद शासक दीपचंद की मृत्यु इसी सीराकोट कारागार में होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद काल में थात किसको कहा जाता था? तो थात यहाँ पे कहा जाता था भूमि को। ठीक है, और जो जमीन या भूमि का जो मालिक होता था उसको थातवान कहा जाता था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, खेतों में काम करने वाला, ठीक है, भूमि का जो मालिक थातवान कहलाता था। खेतों में काम करने वाले जो दास होते थे, भूदास होते थे, उनको ये कैनी कहा जाता था। ठीक है, चंदकाल में उनको कैनी कहा जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंपावत कब तक चंद वंशों की राजधानी रही? तो जो चंपावत थी ये 1562 तक चंदों की राजधानी रही। 1563 से अल्मोड़ा इनकी राजधानी बन गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंदों की 36 रकम और 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? यानी कि इसको खत्म किसने किया? ठीक है, चंदों की 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? देखो चंदों के समय पे यहाँ पे कुल 68 यहाँ पे कर प्रचलित थे और जिसको 36 रकम और 32 कलम कहा गया है।
तो इसको ख़त्म किया था गोरखा शासकों ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गोरखाओं ने कुछ यहाँ पे चंदों के जो कर थे उन्हीं को यहाँ पे चलाया, कुछ इन्होंने अपने कर बनाए। उसके बाद यहाँ पे गोरखाओं ने अपने कर लगाए थे और कुछ यहाँ पे चंदों के कर भी लगाए थे और कुछ कर यहाँ पे चंदों के समाप्त भी कर दिए थे, ठीक है। तो जिसको 36 रकम और 32 कलम कहा जाता है वो चंदों के समय के कर थे और इन करों को ख़त्म किया था गोरखा शासकों ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद वंश के शासन काल में सिरती क्या था? तो जो सिरती था ये एक भूमि कर था और ये एक नगद कर था, ठीक है। जो नगद कर देने वाला होता था उसको सिरतान कहते थे। मोनाकोट ताम्रपत्र में अलग अलग प्रकार के करों की जानकारी मिलती है, ठीक है। जो मोनाकोट ताम्रपत्र है, चंदों के ताम्रपत्र है और इनमें अलग अलग प्रकार के करों की जानकारी मिलती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद काल में नगद के बदले में दिया गया अनाज कहलाता था? तो ये कहलाता था कोत। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद काल में राजसेवकों के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो राजसेवकों के लिए यहाँ पे जो कर लिया जाता था उसको कहते थे शुल्क कर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर साहो कर या इसको साउली कर भी कहा जाता है, ये जो कर होता है ये लेखकों के लिए मांगा जाता था। एक था यहाँ पे टांड कर, तो ये बुनकरों से लिया जाता था, और एक होता है यहाँ पे मिझारी कर जो कामगार से लिया जाता था। चंदकाल में एक बजनिया कर है जिसके लिए, ठीक है, जो बजनिया कर था ये किसके लिए यहाँ पे लिया जाता था? तो ये लिया जाता था राजनीतिकों के लिए। इसके अलावा कटक कर ये सेना के लिए और मांगा कर ये युद्ध के समय लिया जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं चंद राजवंश से संबंधित किले, ठीक है। तो राजबुंगा किला ये कहाँ है? ये चंपावत में स्थित है और इसका निर्माण कराया था सोमचंद ने। खगमरा का किला ये अल्मोड़ा में है, इसका निर्माण कराया था भीष्मचंद ने। लाल मंडी का किला ये भी अल्मोड़ा में है और इसको बालोक कल्याण चंद ने बनवाया था। मल्ला महल ये भी अल्मोड़ा में है और इसको रुद्रचंद ने बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बाणासुर का किला है जिसको स्थानीय नाम से मारकोट का किला कहा जाता है। सिरमौई का किला भी यहाँ पे है और नैथड़ा का किला भी यहाँ पे है जिसका निर्माण कराया था गोरखा शासक ने। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये सीरीज ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।